Hello students, welcome back to the NCERT Exemplar with Detailed Solution web series। तो मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर रविंद्र धोटे, डायरेक्टर ऑफ डॉक्टर धोटे रिसर्च एकेडमी लातूर। तो बच्चों आज हम लोग एक नए चैप्टर के साथ आए हैं और चैप्टर का नाम आपके सामने है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। सर्कुलेशन बच्चों हार्ट, पंपिंग ऑर्गन, ब्लड, लिम्फ्स, ये सब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं इसमें कितने क्वेश्चन हैं और हमको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बच्चों। चलिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ओपन कर लेते हैं हमारी। चल विदाउट वेस्टिंग टाइम क्वेश्चंस के साथ शुरुआत करेंगे। चलिए बच्चों क्वेश्चन पढ़िए। Which of the following cells does not exhibit phagocytic activity? मतलब ये बोल रहे हैं कि चार ऑप्शन में सेल्स के नाम दिए हुए और उसमें से कौन से सेल में फैगोसाइटिक एक्टिविटी नहीं होती है। तो सबसे पहले ये सवाल उठता है कि व्हाट इज फैगोसाइटिक एक्टिविटी। तो फैगोसाइटोसिस ये इसका मतलब होता है एनगल्फ एंड डाइजेस्ट। आपके बॉडी में ये सेल्स हर जगह रखे हुए बेटा। मतलब सर ये सेल्स का काम होता है कि कोई भी डेड सेल्स, कोई भी ओल्ड सेल्स, कोई भी इंजर्ड सेल्स या कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जर्म्स वगैरह उसको एनगल्फ करना और पूरी तरह से डाइजेस्ट कर लेना। मतलब ऐसे सेल्स को हम लोग बोलते हैं फैगोसाइटिक सेल्स। सर ये एनगल्फ करके डाइजेस्ट कर लेते हैं, इसका मतलब ये जो सेल्स होते हैं फैगोसाइटिक सेल्स, राइट, अलग अलग नाम है इनके, मतलब फिलहाल तो फैगोसाइटिक सेल इज द कॉमन नेम। दे आर हैविंग अ एनगल्फ एंड डाइजेस्ट प्रॉपर्टी। इन ये सेल्स के अंदर ऐसी कौन सी सेल ऑर्गेनेली होती है जो डाइजेशन में मदद करती है। तो बेटा ये एमसीक्यू में आगे का बता रहा हूं कि इनके अंदर होता है सर लाइजोसोम। याद रखना बेटा, लाइजोसोम याद आ रहा है, सुसाइड बैग। लाइजोसोम एक ऐसी सेल ऑर्गेनेली जिसमें खतरनाक एंजाइम्स होते हैं जो किसी को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो ये फैगोसाइटिक सेल्स में भर भर के होते हैं। अब हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में फैगोसाइटिक सेल्स के नाम क्या है। तो जैसे सबसे पहले मोनोसाइट। तो बेटा मोनोसाइट इज अ फैगोसाइटिक सेल। ये फैगोसाइटिक सेल है, ठीक है। न्यूट्रोफिल भी फैगोसाइटिक सेल है। दे बोथ आर द टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी, मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल्स। बेसोफिल इज नॉट फैगोसाइटिक, नॉट फैगोसाइटिक, क्योंकि सर ये अलग काम करता है। बेसोफिलिक सेल्स सिक्रीट्स केमिकल्स नोन एज हिस्टामिन, हेपारिन एंड सीरोटोनिन, वो अलग काम करते हैं। मैक्रोफेजेस आर नथिंग बट स्टोर्ड मोनोसाइट्स। मतलब जब आप अपने मोनोसाइट्स को ब्लड के बाहर निकालोगे और टिश्यू स्पेसेस में स्टोर करोगे तो उन स्टोर्ड मोनोसाइट्स को नाम किया जाता है मैक्रोफेजेस। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज और फेजेस का मतलब होता है फैगोसाइटिक सेल। मैक्रो मीन्स लार्ज एंड फेजेस मीन्स फैगोसाइटिक सेल। तो लार्ज फैगोसाइटिक सेल। तो क्वेश्चन में पूछा था डज नॉट, तो बेटा यहां पर आंसर आ चुका है, दैट इज अ बेसोफिलिक सेल। दे डोंट हैव अ फैगोसाइटिक एक्टिविटी। बाकी तीनों में आपको फैगोसाइटिक एक्टिविटी मिलेंगी। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। One of the common symptoms observed in people infected with डेंगू फीवर। डेंगू ये नाम हम सबने सुना है। डेंगू मच्छर के काटने से होने वाली एक बीमारी है और मैं आपको बता दूं ये एक वायरल इन्फेक्शन है। ये एक्चुअली हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में आता है बेटा, उधर भी थोड़ा सा ही नाम दिया है, लेकिन डेंगू ये बीमारी इतनी आम बीमारी हो चुकी है आजकल, तो इसका नॉलेज हमको होना चाहिए। सो डेंगू इज अ वायरल इन्फेक्शन और सर ये मॉस्किटो बाइट से होता है, मच्छर के काटने से होता है। तो बरसात के दिनों में जैसे मच्छर बहुत पैदा होते हैं तो सर इसलिए हमको मच्छर से बचना पड़ता है, क्योंकि मलेरिया, डेंगू ऐसी बीमारी इससे फैल रही है। अब डेंगू का सर्कुलेशन चैप्टर से क्या लेने देना। जब ये वायरस आपकी बॉडी पे अटैक करता है तो ये आपके बॉडी के जो प्लेटलेट्स हैं उसको बहुत कम कर देता है। सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन द प्लेटलेट काउंट। याद रखना, डेंगू बोले तो प्लेटलेट काउंट कम होता है, ये हमेशा याद रखना। और एक और जानकारी के लिए बता देता हूं, मलेरिया में आरबीसी काउंट कम होता है। मलेरिया में किसका काउंट कम होता है? आरबीसी। अगर देयर इज अ डिक्रीज इन आरबीसी तो यू हैव टू थिंक अबाउट द मलेरिया। लेकिन फिलहाल क्वेश्चन डेंगू का है तो प्लेटलेट काउंट डिक्रीज होगा। ये वायरस प्लेटलेट्स को डिस्ट्रॉय करेंगे और धीरे धीरे प्लेटलेट काउंट डिक्रीज होगा। अगर प्लेटलेट हद से ज्यादा कम हो गया बेटा, व्हाट इज अ नॉर्मल प्लेटलेट काउंट? सर कुछ 1.5 लाख
1.5 लाख से 3.5 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, ये नॉर्मल प्लेटलेट काउंट है। अगर आपका प्लेटलेट 20,000 25,000 इतना कम हो गया पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, तो मरने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। डेंगू से लोग मरते हैं बेटा, लेकिन डेंगू में कौन से सिम्टम से मरते हैं? प्लेटलेट्स की कमतरता की वजह से। तो प्लेटलेट रहना बहुत जरूरी है। अगर प्लेटलेट हद से ज्यादा कम हो गया तो डेंगू में ये लोग प्लेटलेट्स चढ़ा भी सकते हैं। जैसे हम लोग ब्लड सप्लाई करते हैं वैसे प्लेटलेट सप्लाई कर सकते हैं। कुछ मेडिसिन आती है जिससे प्लेटलेट काउंट इंक्रीज किया जाता है। वैसे बोला जाता है कि डेंगू के अंदर जो अपना पपैया होता है, पपैया के जो लीव्स होते हैं, पत्ते, उसका जूस पीना चाहिए, तो ये वायरस को थोड़ा थोड़ा डीएक्टिवेट करता जाता है बेटा। ठीक है, तो ये जस्ट एक जनहित में जारी इंफॉर्मेशन मैंने दे दी। फिलहाल तो आंसर था सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन द प्लेटलेट काउंट। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट? करेक्ट को बॉक्स कर लेंगे। ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल, मतलब जब आपके हार्ट की एक्टिविटी, कार्डियक साइकिल बोलते तो पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट, तो आपकी हार्ट की एक्टिविटी जब हो रही है तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है वो ढूंढना है अपने को। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड बाय बोथ द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज सेम, यही करेक्ट है पहला स्टेटमेंट, कि जो भी ब्लड निकलता है पंप्ड बाय बोथ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज सेम। मैं बता दूं कि इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या कहते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम। मतलब जब जब आपकी एक सिंगल हार्ट बीट होंगी और उसमें से एक्चुअली क्या होता है, वेंट्रिकल्स दोनों एक साथ पंप होते हैं, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल एक साथ पंप होंगे और उसमें से एक साथ ब्लड बाहर निकलेगा। तो वो जो एक साथ ब्लड बाहर निकलता है उसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, और स्ट्रोक वॉल्यूम की क्वांटिटी होती है 70 ml ईच वेंट्रिकल। मतलब एक सिंगल वेंट्रिकल से 70 ml निकलेगा, मतलब दोनों मिला के 140 ml। दोनों मिला के कितना बेटा? 140 ml। तो 70 ml लेफ्ट वेंट्रिकल से, 70 ml राइट वेंट्रिकल से, तो क्वांटिटी क्या होगी बच्चों? सेम। अब देखिए पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड आउट बाय राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज डिफरेंट, गलत। वॉल्यूम ऑफ ब्लड रिसीव्ड बाय ईच एट्रियम इज डिफरेंट, नहीं। दोनों एट्रिया, मतलब राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया में एक साथ ब्लड आता है। राइट एट्रिया में ब्लड आता है फ्रॉम द होल बॉडी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और लेफ्ट एट्रिया में ब्लड आता है फ्रॉम द पल्मोनरी वेन्स, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है फ्रॉम द लंग्स। और दोनों में जब ब्लड गिरता है राइट और लेफ्ट एट्रिया में, वो एक ही बराबर होता है, एक ही क्वांटिटी में होता है, डिफरेंट क्वांटिटी नहीं रहती है। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ ब्लड रिसीव बाय अओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी इज डिफरेंट, नहीं। देखो बेटा, राइट वेंट्रिकल से जब ब्लड निकल रहा है तो पल्मोनरी आर्टरी लेके जाती है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जब ब्लड निकलता है तो अओर्टा लेके जाती है। तो देखो यहां पे क्वेश्चन में कि अओर्टा ये किसका कंटिन्यूएशन है? लेफ्ट वेंट्रिकल। और पल्मोनरी आर्टरी ये किसका कंटिन्यूएशन है? राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड सेम क्वांटिटी में निकल रहा है, ये हमने पहले स्टेटमेंट में देखा, दैट इज 70 ml। तो अओर्टा में भी 70 ml रहेगा और पल्मोनरी आर्टरी में भी क्या रहेगा बेटा? 70 ml। तो वो डिफरेंट कैसे हुआ? वो क्या होना चाहिए था बेटा? सेम। जब दोनों वेंट्रिकल से सेम ब्लड निकल रहा है तो अओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में भी ब्लड क्या रहेगा बच्चों? सेम ही रहेगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर है बच्चों यहां तक? याद रखना, दोनों एट्रिया, राइट और लेफ्ट एट्रिया एक बराबर है, उसमें एक अमाउंट का ब्लड आएगा। दोनों वेंट्रिकल वो भी एक बराबर है, इन केस ऑफ वॉल्यूम, इन केस ऑफ ब्लड उसमें भी एक ही बराबर ब्लड आएगा। मतलब एट्रिया में जो ब्लड क्वांटिटी रहेंगी वो सेम रहेंगी एट्रिया एट्रिया में, और वेंट्रिकल वेंट्रिकल में जो ब्लड क्वांटिटी रहेंगी वो भी सेम रहेंगी। ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्डियक एक्टिविटी कुड बी मॉडरेटेड बाय द ऑटोनॉमस न्यूरल सिस्टम। करेक्ट है कि भाई आपकी जो हार्ट की एक्टिविटी है वो नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की भी कंट्रोल में है। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बोले तो इसमें दो चीजें आ जाती, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, तो टिक द करेक्ट आंसर। चलिए अब इसको मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा बच्चों। तो ध्यान देंगे, जैसे कि हम बात कर रहे हैं हार्ट एक्टिविटी की, तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के भी कंट्रोल में है और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की भी कंट्रोल में है। लेकिन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो चीजें चलती है, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब मैं एक शॉर्टकट तरीका बताता हूं इसको याद रखने का। हमेशा याद रखना, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब एक्टिवेट होता है? इन केस ऑफ इमरजेंसी।
आपकी कोई भी इमरजेंसी है, मतलब आपके पीछे शेर लग गया, कुत्ता लग गया, इमरजेंसी है, आप नीट एग्जाम में बैठे, कुछ याद नहीं आ रहा है, इमरजेंसी है, नहीं भगवान करे ऐसा ना हो बच्चों, आपको सब याद है, आपने जो पढ़ा वही क्वेश्चन है और आपको आउट ऑफ मार्क्स मिले, मेरी दुआ है। अब सर इमरजेंसी के बाद एक कंडीशन आती है रिलैक्स, क्योंकि जिंदगी भर कोई भी इंसान इमरजेंसी में नहीं रहता है, इमरजेंसी टलने के बाद रिलैक्स कंडीशन। तो इमरजेंसी को टैकल कौन करता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और इमरजेंसी के बाद जो रिलैक्स कंडीशन आती है उसको टैकल कौन करता है? दैट इज अ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब आप खुद को एक इमरजेंसी में डालिए और हार्ट में क्या चेंजेस होंगे बताइए। सर अगर मेरे पीछे कुत्ता लगा है इमरजेंसी और मैं दौड़ रहा हूं तो मेरा हार्ट रेट बढ़ने वाला है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका क्या करता है? हार्ट रेट इसको इंक्रीज करता है। हार्ट रेट इंक्रीज होगा तो जो स्ट्रोक वॉल्यूम है एसवी, मतलब हार्ट से जो ब्लड बाहर निकलने वाला है वो भी क्या होगा? इंक्रीज। और स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो कार्डियक आउटपुट भी क्या होगा? इंक्रीज, सभी बढ़ेंगे। और सर इमरजेंसी के बाद जो रिलैक्स कंडीशन होंगी तो हार्ट रेट बैक टू देयर नॉर्मल पोजीशन, मतलब डिक्रीज होगा। स्ट्रोक वॉल्यूम भी क्या होगा बेटा? पहले से नॉर्मल पे आ जाएगा, मतलब वो भी डिक्रीज होगा। और कार्डियक आउटपुट भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। अब जो बच्चों को स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट की डिफरेंस नहीं पता तो उनके लिए बता देता हूं मैं। स्ट्रोक वॉल्यूम होता क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम बोले तो एक झटके में हार्ट से ब्लड कितना बाहर निकलता है, ठीक है? मतलब वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल, हर वेंट्रिकल का, ड्यूरिंग सिंगल हार्ट बीट, मतलब एक झटका, सिंगल हार्ट बीट बोले तो एक झटका, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम मैंने अभी कितना बताया थोड़ी देर पहले? 70 ml, कि भाई एक झटके में 70 ml ब्लड निकलेगा सर, ठीक है? लेकिन सर 1 मिनट में कितना ब्लड बाहर निकलेगा? 1 मिनट में, तो उसे हम लोग बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। अब कार्डियक आउटपुट का डेफिनेशन वही आएगा जो पूरा ऊपर लिखा हुआ है, वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल ड्यूरिंग 1 मिनट लिखना पड़ेगा। तो डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं है, बस लास्ट में चेंज है, वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल ड्यूरिंग 1 मिनट। अब बताइए 1 मिनट में आपका दिल कितने बार धड़कता है? तो सर हम लोग लिखते हैं 72 टाइम्स। तो कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला क्या होगा? स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय हार्ट रेट। तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है? 70 ml और हार्ट रेट कितना है? 72 बीट्स पर मिनट। तो ये हो गया अराउंड 5 लीटर, 5040 ml पर मिनट। इतना ब्लड आपके एक वेंट्रिकल से निकलेगा। तो जब भी मैं कार्डियक आउटपुट बोलूंगा तो 5 लीटर आपको बोलना है, स्ट्रोक वॉल्यूम बोलूंगा तो आपको कितना बोलना है बेटा? 70 ml, ठीक है? अब सर हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग ये पढ़ रहे थे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक सब कुछ बढ़ा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, और पैरासिम्पैथेटिक सब कुछ क्या कर रहा है? कम। और सर ये ऐसा क्यों? क्योंकि सिंपैथेटिक इमरजेंसीज को टैकल करता है और इमरजेंसी की बात की रिलैक्स कंडीशन को पैरासिम्पैथेटिक टैकल करता है। चलिए इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर सर। तो हमको कार्डियक एक्टिविटी मॉडरेटेड बाय एएनएस और हमको ढूंढना है करेक्ट आंसर, ठीक है? ऑप्शन ढूंढते हैं। द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट्स द हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम। बेटा यहां पे स्टिमुलेट्स का मतलब होता है इंक्रीज, यहां पे स्टिमुलेट का मतलब क्या होता है? इंक्रीज। तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम इंक्रीजेस द हार्ट रेट क्या? नहीं सर, आपने अभी क्या लिखाया था? डिक्रीजेस द हार्ट रेट, तो ये गलत हो गया। सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट मींस इंक्रीज द हार्ट रेट एंड द स्ट्रोक वॉल्यूम। ये एकदम करेक्ट है सर, अब भी लिखा है हार्ट रेट बढ़ेगा, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और हमको करेक्ट ही ढूंढना था, बाकी और दो पढ़ लेते। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम डिक्रीजेस द हार्ट रेट बट इंक्रीजेस द स्ट्रोक वॉल्यूम। ये स्टेटमेंट आधा सही था यहां तक कि भाई पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट रेट डिक्रीज करता है लेकिन स्ट्रोक वॉल्यूम को इंक्रीज करेगा, ये सरासर गलत हो गया, उसको भी डिक्रीज करेगा, दोनों ही डिक्रीज हो गए। द सिंपैथेटिक सिस्टम डिक्रीजेस द हार्ट रेट, ये तो पहले ही गलत हो गया। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इंक्रीजेस द हार्ट रेट एज वेल एज इंक्रीजिंग द स्ट्रोक वॉल्यूम, जो अपन ने सेकेंड स्टेटमेंट में देखा। तो योर आंसर इज बी बच्चों। आंसर क्या हो गया बेटा यहाँ पे? बी।
चलिए, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5। चलिए ध्यान दीजिए बच्चों। मार्क द पेयर ऑफ सब्सटेंसेस अमंग द फॉलोइंग विच इज इसेंशियल फॉर कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। मतलब नीचे आपको जोड़ी जोड़ी में दिए हुए पेयर ऑफ सब्सटेंसेस और उसमें से आपको ढूंढना है कि कौन सी जरूरत की चीज है इन द ब्लड कोएगुलेशन प्रोसेस। तो मैं पहले ही बता दूं, हिपैरिन इज अ एंटी कोएगुलेंट, मतलब ये तो खून जमने नहीं देगा सर, ये एंटी क्लॉटिंग फैक्टर है। हिपैरिन का नाम सुनेंगे तो ये खून जमने नहीं देता। अच्छी भी बात है एक लेवल पे कि हमारे बॉडी में आज जो खून लिक्विड स्टेट पे है वो हिपैरिन की वजह से। अब भी अगर मैं तुम्हारी बॉडी का हिपैरिन डीएक्टिवेट कर दूंगा तो सारा ब्लड जम जाएगा। तो हिपैरिन खून को जमने नहीं देता है। तो बेटा हमको कोएगुलेट करना था, जमाना था, तो पहला ऑप्शन नहीं आएगा। कैल्शियम आयंस एंड प्लेटलेट फैक्टर, ये पक्के से बैठ रहा है। ये ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म में ये दोनों चीजें एकदम परफेक्ट है बेटा। कैल्शियम की भी गरज पड़ती है और प्लेटलेट फैक्टर्स, क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, उनकी भी गरज पड़ती है। तो ये दोनों खून को जमाने में मदद करेंगे। ऑक्जेलेट्स एंड सिट्रेट्स, बेटा मैं इनके बारे में थोड़ा सा बता दूं एक ही मिनट में। ये दोनों भी एंटी कोएगुलेंट है, एंटी क्लॉटिंग एजेंट्स है, जो हम लोग ब्लड बैंक में इस्तेमाल करते हैं। बेटा हम लोग जब खून डोनेट करते, ब्लड डोनेट करते, तो वो ब्लड बैंक में स्टोर करते हैं ना। तो ब्लड बैंक में भी क्या होता है, केमिकल्स डाला जाता है खून में ताकि खून जमे ना। तो वो कौन से केमिकल्स डालते हैं, ऑक्जेलेट्स एंड सिट्रेट्स, हमेशा आप याद रखेंगे। प्लेटलेट फैक्टर एंड हिपैरिन, इधर फिर से हिपैरिन आ गया करके स्टेटमेंट क्या हो गया बेटा, गलत। तो ब्लड क्लॉट करने के लिए, खून को जमाने के लिए बच्चों कैल्शियम, प्लेटलेट फैक्टर ये जरूरी है। अब इसके अलावा अगर आपको कल को क्वेश्चन में कुछ और आ जाता है तो वो भी कैल्शियम आयन, प्लेटलेट फैक्टर्स के अलावा और कौन चीजें जरूरी हो सकती है, तो सर विटामिन के जरूरी हो सकता है। ये आपको याद रखना है कि विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इन द लीवर। प्रोथ्रोम्बिन एक क्लॉटिंग फैक्टर है जिसको बनाने के लिए विटामिन के का होना जरूरी है। मतलब कल को सेम क्वेश्चन आएगा ऐसे नहीं बोल सकते ना, चेंज भी हो सकता है, ऑप्शन चेंज हो सकते हैं। तो कैल्शियम तो जरूरी है, प्लेटलेट फैक्टर भी जरूरी है और विटामिन के भी जरूरी है। ये आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। चलिए अब सर ये हो गया 5वां क्वेश्चन सॉल्व। आगे बढ़ते हैं सर। ना अगला क्वेश्चन है ईसीजी का। ECG depicts the depolarization and repolarization process during the cardiac cycle। बच्चों मैं बता दूं, डीपोलराइजेशन मतलब कॉन्ट्रैक्शन एक्टिविटी होती है और रीपोलराइजेशन मतलब क्या होती है, रिलैक्सेशन। तो जब हम लोग हार्ट की एक्टिविटी को ग्राफ पेपर पे लाते हैं, ECG निकालना बोले तो क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स लगा दिए जाएंगे हाथ पे, इस पे चेस्ट के पास छोटी सी मशीन होती है, उसको चालू कर दिया जाता है और उसमें से ग्राफ पेपर निकलता है प्रिंट आउट के फॉर्म में और उसके ऊपर वेव्स बन के निकलता है। तो वो आपकी कार्डियक एक्टिविटी होती है। वो जो वेव्स बन के निकला हुआ है वो कार्डियक एक्टिविटी, मतलब आपकी जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, हार्ट में जो कुछ भी चल रहा है इंपल्स की मदद से चल रहा है। तो हार्ट की जो कुछ भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पेपर पे रिकॉर्डेड फॉर्म में लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं ECG। In the ECG of normal healthy individual, one of the following wave is not represented। मतलब ECG में बहुत सारे वेव्स है लेकिन कौन सी वेव नहीं है। डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया ये वाली है, P वेव रिप्रेजेंट करती है डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। रीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया के लिए कोई सेपरेट वेव नहीं है, अलग से वेव नहीं है। तो आंसर आपका ये रहेगा क्योंकि नॉट पूछा गया था। डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स के लिए रिप्रेजेंट होता है QRS कॉम्प्लेक्स। तो QRS वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स। और रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल के लिए रिप्रेजेंट होता है क्या बेटा, T वेव। तो यही है अपने पास PQRST। चाहे तो आपको मैं अलग से बना के भी बता देता हूं बच्चों कि समझो मान लो हम लोग ECG पढ़ रहे हैं बच्चों, पिक्चर में बताते थे ना, ऐसा आवाज आती थी टी 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 टी, राइट। मतलब जब तक लाइनें टेढ़ी मेढ़ी है तब तक जिंदगी चल रही थी,
जैसी सीधी होगी लाइनें, जिंदगी खत्म। जिंदगी यही तो है बच्चों, जब तक अप एंड डाउन है तब तक लाइफ है। एकदम सीधी जिंदगी चलने लगी तो वो जिंदगी क्या है, मर गए समझ लेना बच्चों, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखते हैं PQRST। अब हमारी जो कार्डियक साइकिल है उसमें अलग अलग चीजें, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जॉइंट डायस्टोल ऐसा हम बोलते हैं। तो जो पी वेव है वो एट्रिया को रिप्रेजेंट करती है, एट्रियल सिस्टोल। सिस्टोल बोलते हो डीपोलराइजेशन आप लिख सकते हैं। और जो QRS है यहां से लेकर यहां तक, QRS ये पूरा रिप्रेजेंट करता है बेटा वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन या वेंट्रिकुलर सिस्टोल आप लिख सकते हैं, ठीक है। और टी वेव रिप्रेजेंट करता है क्या, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। तो सर मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन है और वेंट्रिकुलर का रिलैक्सेशन भी है। तो एट्रिया के रिलैक्सेशन के लिए अलग से वेव क्यों नहीं बनी? बेटा जनरली बोलते हैं कि जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वेंट्रिकल रिलैक्स करता है और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो एट्रिया रिलैक्स करता है। तो यहां पर जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन में गया, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन QRS के दौरान, तभी एट्रिया किस में गया था, रिलैक्सेशन में। मतलब एट्रिया और वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्शन में कभी नहीं जाएंगे, याद रखना, अल्टरनेट जाएंगे। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो एट्रिया रिलैक्स कर रहा है। तो ये जो वेव बनी QRS वो वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बनी। लेकिन जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन में था उस दौरान एट्रिया ऑलरेडी किस में जा चुका था बेटा, रिलैक्सेशन में जा चुका था। तो बेटा एट्रियल रीपोलराइजेशन के लिए अलग से वेव नहीं बनी, वो QRS के अंदर ही था। एंड QRS इज फॉर्म बाय वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, नॉट बाय द एट्रियल रीपोलराइजेशन, ठीक है। इसलिए हमने क्वेश्चन में वही देखा बेटा कि यहां पर कि इसके लिए अलग से वेव नहीं थी, ये QRS में एडजस्ट था। एंड QRS इज एक्चुअली फॉर्म बाय डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। तो बात समझ में आ गई यहां पे आपको, क्लियर? तो चलिए ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया बेटा आपका। आगे बढ़ते हैं हम लोग। Which one of the following type of cells lack nucleus? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। आंसर इज फर्स्ट इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट बोले तो बेटा आपका आरबीसी। आरबीसी में न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ नहीं होता है बेटा। मतलब दे डोंट हैव एनी सेल ऑर्गेनेल, दे हैव ओनली हीमोग्लोबिन। तो बेटा कल को यहाँ पे लैक न्यूक्लियस या लैक माइटोकॉन्ड्रिया भी आता तो आंसर में आरबीसी लिखता है, इरिथ्रोसाइट। बाकी न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, मोनोसाइट ये तीनों किसके टाइप है, डब्ल्यूबीसी। एंड डब्ल्यूबीसी के पास सारे सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, उसके पास हीमोग्लोबिन नहीं होता है, बट दे हैव न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स वगैरह एटसेट्रा सब कुछ रहेगा बेटा। तो बेटा याद रखना इरिथ्रोसाइट आरबीसी they don't have any cell organelle, they have only the hemoglobin। सिर्फ उनके पास क्या है बेटा, हीमोग्लोबिन रहेगा। चलिए यहां तक हो गया, सिंपल क्वेश्चन था बहुत। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल इन्वॉल्व इन एंटीबॉडी प्रोडक्शन? बहुत आसान है, तो आंसर है यहां पे बी लिम्फोसाइट्स। Actually lymphocytes these are the very important cell for the defense mechanism, immune system का रोल प्ले करते हैं। अब lymphocyte में दो टाइप है, B lymphocyte एंड T। देखो इनके नाम ऐसे क्यों पड़े, B stands for bone marrow, T stands for thymus gland। B stands for bone marrow, मतलब ये सेल्स बोन मैरो में मैच्योर होते हैं, और T stands for thymus gland, ये सेल thymus gland में मैच्योर होते हैं। B lymphocyte संभालते हैं आपकी ह्यूमरल इम्यूनिटी। कौन सी इम्यूनिटी बच्चों, ह्यूमरल। ह्यूमर मतलब लिक्विड, आपके बॉडी में जितनी भी लिक्विड्स है उसका डिफेंस मैकेनिज्म इनके हाथ में। और ये कैसे डिफेंस मैकेनिज्म कर रहे हैं, बाय मेकिंग द एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज दिस आर द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स व्हिच हेल्प्स इन द डिफेंस। टी लिम्फोसाइट जनरली संभालते हैं आपकी सेलुलर इम्यूनिटी। मतलब लिम्फोसाइट ने आपके बॉडी को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया कि आपकी बॉडी दो चीजों से बनी हुई, एक सेल्स, वैरायटी ऑफ सेल्स, मिलियंस ऑफ सेल्स, और दूसरा लिक्विड सेल्स के बने हुए सिक्रीशन। तो सेल्स और लिक्विड्स को अगर डिफेंस मैकेनिज्म दे देते तो पूरी बॉडी ऑलरेडी कवर हो जाती है, राइट। आरबीसी और न्यूट्रोफिल तो इसके अंदर नहीं आएगा, तो एंटीबॉडी प्रोडक्शन बी लिम्फोसाइट आपको ध्यान में रखना है। ओके चलो आगे बढ़ते। The cardiac impulse is initiated and conducted further up to the ventricle।
मतलब इंपल्स का कंडक्शन पूछा जा रहा है बेटा, अप टू द वेंट्रिकल, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कंडक्शन ऑफ इंपल्स इज, सिंपल है, एसए नोड, एवी नोड, एवी बंडल, परकिंजे फाइबर्स, खत्म। कहां मिल रहा है ये, एसए नोड, एवी बंडल, परकिंजे फाइबर्स, इस तरह से चलता है। आपको चाहिए तो एक डायग्राम बना के बता देता हूं बच्चों में, ठीक है। मान लेते हैं कि ये हमारा ऐसा हार्ट है, कंडक्टिंग सिस्टम पढ़ना पड़ता है इसके लिए पूरा। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम एंड दिस इज इंटरएट्रियल सेप्टम। तो ये अभी सिर्फ कंडक्टिंग सिस्टम के हिसाब से बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहां सबसे टॉप में होता है एसए नोड जो इंपल्स बनाता है, फिर छोटा सा होता है एवी नोड, ठीक है। अब एसए नोड और एवी नोड के बीच में होता है कनेक्शन थ्रू द इंटरनोडल फाइबर्स। अब ये एवी नोड से निकलता है एवी बंडल, जिसके दो ब्रांचेस होते हैं, बंडल ब्रांचेस बोलते हैं, और वो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल में चले जाते हैं। तो मैं लेबलिंग कर देता हूं पहले। दिस इज एस ए नोड, दिस इज ए वी नोड, दिस इज ए वी बंडल, और अब इनके ये जो छोटे छोटे ब्रांचेस निकल रहे शार्प, इन छोटे छोटे ब्रांचेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, परकिंजे फाइबर्स। सो दिस इज अ सिंपल सीक्वेंस, राइट, कि सर इंपल्स यहां से बनेगा, एवी नोड की तरफ जाएगा, एवी बंडल की तरफ जाएगा, नीचे जाएगा और वेंट्रिकल्स में जाएगा, रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स में, ठीक है। सो दिस इज द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट, ठीक है। एक बनाएगा, बाकी के सब लोग क्या करेंगे बच्चों, कंडक्ट करेंगे। तो सिंपल हो गया, तो कोई कंफ्यूजन नहीं सर, आंसर इज गोइंग टू बी द सी, क्योंकि बाकी कोई सीक्वेंस उसमें मैच नहीं कर रही, सब आगे पीछे है बेटा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। सेल्स इन्वॉल्व इन इंफ्लामेटरी रिएक्शंस, सिंपल है, आंसर डायरेक्ट है बेसोफिल, क्योंकि बेसोफिल बेटा आपके पास 3 केमिकल बनाता है। एक है हिस्टामिन, दूसरा है सीरोटोनिन, और तीसरा है हिपैरिन। तो हिपैरिन के बारे में तो अभी बता चुका हूं, दैट इज अ एंटी क्लॉटिंग एजेंट, तो हिपैरिन बेसोफिल ने बनाया। अब इसमें से जो हिस्टामिन है यही इंफ्लामेटरी केमिकल है। इन्फ्लामेशन बेटा बोले तो सूजन, मतलब ये केमिकल किसी को भी छू ले तो उसमें सूजन आ जाती है। अब हिस्टामिन एक और काम करता है, दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वासोडाइलेशन, मतलब ब्लड वेसल का डायमीटर बढ़ाने में काम करता है। सीरोटोनिन उसके उल्टा काम करता है, दैट इज अ वासो कंस्ट्रिक्शन, ब्लड वेसल का डायमीटर ये कम करने में मदद करेगा। और हिपैरिन तो मैं बता चुका हूं सर, दिस इज एंटी क्लॉटिंग, ये क्या काम करेगा बच्चों, एंटी क्लॉटिंग। तो बेसोफिल इंफ्लामेटरी रिएक्शन, व्हाई, बिकॉज दे हैव अ केमिकल नोन एज अ हिस्टामिन। कभी भी इंफ्लामेशन तो हिस्टामिन, बेसोफिल, ऐसा आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए तो यहां तक कंसेप्ट क्लियर है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सेकेंड हार्ट साउंड, दैट इज अ डब, इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ, करेक्ट। आपके दिल में जो आवाजें आती है बेटा, जिसको अपन धक 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 ऐसा बोलते हैं, अरे वो धक धक नहीं होता है, मेडिकल साइंस में क्या होता है, लब डब, लब डब, लब डब। लब इज द फर्स्ट हार्ट साउंड एंड डब इज द सेकेंड हार्ट साउंड। आपके दिल में दरवाजे होते हैं जिसे हम बोलते हैं वॉल्स और फ्लैप्स। जब ये दरवाजे जोर से बंद होते हैं तब आवाज आती है, और वही आवाज को हम लब डब लब डब लब डब बोलते हैं। दरवाजा खुलने पे आवाजें आएंगी, दरवाजा बंद होने पे आएंगी बच्चों। अब दरवाजों के नाम है बेटा, तो मैं आपको बता दूं, सेकेंड हार्ट साउंड तो सेमिलुनर वॉल्स, नो डाउट। 2 सेमिलुनर वॉल्स होते हैं, आयोर्टिक एंड पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल, उनको क्लोज करने पे सेकेंड हार्ट साउंड आता है। तो फर्स्ट हार्ट साउंड किसके वजह से आता है, ये दोनों, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्स,
which is commonly known as atrioventricular wall. I repeat, atrioventricular wall. इनके क्लोजर से फर्स्ट हार्ट साउंड आएगा, that is लब, फर्स्ट हार्ट साउंड। तो पहले ये दोनों दरवाजे क्लोज होंगे, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्स, और फिर सेमिलर वॉल्स क्लोज होंगे, इसलिए साउंड आएगा लब डब, लब डब, लब डब, डब लब नहीं, लब डब। ठीक है, तो कल को क्वेश्चन फर्स्ट हार्ट साउंड का आ सकता है, आज क्वेश्चन सेकंड हार्ट साउंड का है, दोनों बता दिया ताकि आगे चल के कुछ भी क्वेश्चन है हम उसको टैकल कर सके। बढ़िया, चलो अब सर क्वेश्चन नंबर 12। Which of the following correctly explains the phase or event in cardiac in a standard electrocardiogram? मतलब ECG के अंदर कौन सी एक्टिविटी ठीक से करेक्टली एक्सप्लेन हो रही है। चलिए, अभी मैंने ECG थोड़ी देर पहले पढ़ाया था आपको। QRS कॉम्प्लेक्स इंडिकेट्स द एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। चलिए मैं एक काम करता हूं, ECG फिर से बता देता हूं आपको प्रीवियस। ये देखो बेटा, पी वेव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एट्रियल सिस्टोल और एट्रियल डीपोलराइजेशन। QRS क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पहले वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, देन एट्रियल रिपोलराइजेशन। और टी वेव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। तो याद रहेगा, पी वेव एट्रियल, QRS वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन एंड द टी वेव इज वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। अब बस इसके हिसाब से आंसर सॉल्व करना है। देख लो बेटा क्या आंसर बेटर है। सो QRS कॉम्प्लेक्स इंडिकेट्स एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, नहीं वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। मतलब ये क्या हो गया? गलत, और हमको करेक्ट ढूंढना है। क्या ढूंढना है? करेक्ट। QRS कॉम्प्लेक्स इंडिकेट्स वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, हाँ ये सही है। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन ऐसा शब्द दे सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। द टाइम बिटवीन S एंड T रिप्रेजेंट्स एट्रियल सिस्टोल ना। आपको S और T चाहे तो बता देता हूं। ये S और ये T, इनके बीच में ये जो होता है इसे हम बोलते हैं ST सेगमेंट। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इट रिप्रेजेंट्स एट्रियल सिस्टोल, नहीं, ये ज्यादा से ज्यादा वेंट्रिकुलर सिस्टोल रिप्रेजेंट कर सकता है क्योंकि QRS के कंटिन्यूएशन में, QRS के कंटिन्यूएशन में। तो बेटा एट्रिया का तो सवाल नहीं आएगा बिल्कुल भी यहाँ पे। तो पहला भी गलत हो गया, दूसरा सही है, तीसरा भी गलत हो गया। पी वेव इंडिकेट्स द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, सरासर गलत। पी वेव इंडिकेट करेगा एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। सो ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। लेकिन ये स्टेटमेंट सही या गलत है उसके लिए आपको ECG का परफेक्ट नॉलेज रहना क्या है बेटा? जरूरी है। तो यहां तक समझ में आ गया बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या ढूंढना है बच्चों? देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? तुरंत बॉक्स बना देने का, तुरंत अंडरलाइन करने का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? तो चलिए देखते हैं। A person of O blood group has anti-A and anti-B antibodies in his blood plasma. ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है बेटा कि जो भी O ब्लड ग्रुप वाले लोग रहते हैं, O ब्लड ग्रुप एक्चुअली इसको जीरो ब्लड ग्रुप बोलते हैं। अगर इसके बारे में मैं थोड़ा सा लिखा दूं पहले आपको, ब्लड ग्रुप जनरली अपने पास कितने होते हैं बेटा? 4। और ब्लड ग्रुप्स आपके RBC के सरफेस पे एंटीजन और प्लाज्मा में एंटीबॉडी इस पे डिसाइड होते हैं बेटा। ठीक है, तो चलिए उनके नाम देख लेते हैं। जैसे ब्लड ग्रुप A है तो RBC के सरफेस पे एंटीजन A रहेगा, लेकिन एंटीबॉडी रेसिप्रोकल होती है तो B रहेंगी स्मॉल। ब्लड ग्रुप B है तो एंटीजन क्या रहेगा? B, लेकिन एंटीबॉडी क्या रहेंगी? स्मॉल a। एंटीबॉडी इज ऑलवेज अपोजिट। ब्लड ग्रुप AB है तो एंटीजन A रहेगा, एंटीजन B रहेगा, लेकिन देयर विल बी नो एंटीबॉडीज, नील। और ब्लड ग्रुप O है तो O ब्लड ग्रुप में क्या रहता है? देयर इज नो एंटीजन। O का मतलब एक्चुअली जीरो है, नो एंटीजन रहेगा, लेकिन एंटीबॉडी क्या रहेंगी सर? दोनों भी रहेगी। ये कंसेप्ट पहले ये समझ लो कि ब्लड ग्रुप के नाम एंटीजन पे पड़े कि एंटीबॉडी पे पड़े? तो सर एंटीजन पे पड़े। ब्लड ग्रुप के नाम हमेशा RBC के सरफेस पे जो एंटीजन रहेगा उसके ऊपर पड़ेंगे। तो A एंटीजन है तो A ब्लड ग्रुप, B एंटीजन है तो B। और एंटीबॉडी हमेशा उल्टी रखो। अगर सिमिलर एंटीबॉडीज रखेंगे तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अगर A एंटीजन है, अगर मैं एंटीबॉडी A रख दूं तो ये आपस में कोलैबोरेट कर लेंगे, कॉम्प्लेक्स बना देंगे और फिर RBC को बस्ट कर देंगे। RBC को क्या कर देंगे बेटा? बस्ट। तो पहले इतना एक शॉर्टकट में याद रखो, इसके ऊपर से अपन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। देखिए, अ पर्सन विथ O ब्लड ग्रुप हैज एंटी-A, एंटी-B एंटीबॉडीज। ये करेक्ट है, मैंने कहा था, ठीक है। लेकिन हमको क्या ढूंढना है बच्चों? इनकरेक्ट।
अ पर्सन ऑफ बी ब्लड ग्रुप कांट डोनेट ब्लड टू द पर्सन ऑफ ए ब्लड ग्रुप, बराबर है ना। बी वाला ए को खून नहीं दे सकता क्योंकि दोनों में एंटीजन्स अलग अलग है। एंटी ब्लड देते समय हमेशा एंटीजन का ध्यान रखना। मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो मुझको ए वाले का ही चलेगा, मतलब देते समय एंटीजन मैच होनी चाहिए, एंटीजन सेम होनी चाहिए बेटा, ये हमेशा ध्यान रखना है आपको। तो सर ये वाला सही है, ये वाला क्या हो गया सर, अ पर्सन ऑफ ब्लड ग्रुप कांट डोनेट लिखा तो ये भी सही हो गया स्टेटमेंट। हमको ढूंढना है क्या है, इनकरेक्ट। ब्लड ग्रुप इज डेजिग्नेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज इन द ब्लड प्लाज्मा, गलत, ये वाला गलत है। ब्लड ग्रुप ऑलवेज डेजिग्नेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन, अब भी बताया था एंटीजन के भरोसे पे नामकरण होगा बेटा। अ पर्सन ऑफ ए बी ब्लड ग्रुप इज अ यूनिवर्सल रेसिपिएंट, करेक्ट है। ए बी वाले को किसका भी खून चलता है, मैं तो बोलता हूं ए बी वाले ब्लड ग्रुप खून चूसने वाले होते हैं। क्यों बेटा, क्योंकि इसके पास ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी है। ब्लड ग्रुप में कुल मिला के 2 एंटीजन होते हैं और वो दोनों भी उसके पास प्रेजेंट है, तो अब इसको किसका भी खून जम सकता है। क्योंकि मैंने अभी अभी कहा कि खून देते समय एंटीजन का ध्यान दिया जाता है। सामने वाले के पास अगर सेम टू सेम एंटीजन है, खून दे दो कोई रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन अगर उसके पास दूसरा एंटीजन निकला तो रिएक्शन होगी। तो ए बी ब्लड ग्रुप इज अ यूनिवर्सल रेसिपिएंट बिकॉज दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद एनी ब्लड ग्रुप, क्योंकि दे हैव बोथ द एंटीजन्स, दे हैव बोथ द एंटीजन। तो योर आंसर विल बी सी, दिस इज योर आंसर, क्योंकि हमको इनकरेक्ट ढूंढना था बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Next question. What would be the cardiac output of a person having 72 heartbeats per minute and the stroke volume of 50 ml? सिंपल है, मैंने अभी अभी एक फॉर्मूला बताया था, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय हार्ट रेट। यहाँ तो सब दिया हुआ है। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 50 ml, हार्ट रेट कितना दिया हुआ है 72, मल्टीप्लाई कर दो, राइट। तो देखो 5 2 10, 1 5 7 35, 36 हो जाएगा, 3600 ml आएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था बेटा। क्वेश्चन तो और फनी बनते, बाहुबली इज हैविंग अ हार्ट रेट ऑफ दिस एंड हैविंग अ स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ दैट एंड कैलकुलेट द कार्डियक आउटपुट। कुछ भी क्वेश्चन दे सकते हैं, किसका भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि ये वाली चीज कोई भी फॉर्मेट में आ सकती, फॉर्मूला ध्यान रखो, सब सही हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था बच्चों। चलिए नेक्स्ट, मैच द कॉलम्स, बड़े दिन के बाद आया। मैच द कॉलम, डायरेक्ट मैचिंग करता हूं मैं। लिम्फेटिक सिस्टम, ये एक सिस्टम होता है जो ब्लड के पैरेलल चलता है। ब्लड एक लिक्विड है, वैसे लिम्फ एक लिक्विड है। तो ये क्या करता है, टू ड्रेन बैक द टिश्यू फ्लूइड टू द सर्कुलेटरी, करेक्ट है। मतलब आपके बॉडी में जो भी एक्स्ट्रा टिश्यू फ्लूइड रहते हैं उसको लेकर वापस से सर्कुलेटरी सिस्टम में डाल देना, ये इसका काम है। तो टू ड्रेन बैक द टिश्यू फ्लूइड्स। पल्मोनरी वेन कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये एक लौती वेन ऐसी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। थ्रोम्बोसाइट बोले तो प्लेटलेट्स, कोएगुलेशन, खून जमाने में मदद करते हैं। और लिम्फोसाइट डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं इम्यून रेस्पॉन्स। तो A इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा अपना, A इज इक्वल टू 3, राइट, एंड B इज इक्वल टू क्या हो गया 1। चलो इसको मैच करते, A इज इक्वल टू 3 एंड B इज इक्वल टू 1। अच्छा इधर 2 हो गए, अब C का देखना पड़ेगा, C इज इक्वल टू 4th। तो बेटा आंसर विल बी 2, A3 B1 C4 D2, ये आ जाएगा बेटा, ठीक है। चलो आसान था। नाउ दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट क्वेश्चन। अपने को ढूंढना है, अपने को स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं और स्टेटमेंट के हिसाब से नीचे जो ऑप्शन दिए सही गलत वाले वो ढूंढने बेटा। स्टेटमेंट 1, एट्रिया रिसीव ब्लड फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, करेक्ट है, विच सब्सिक्वेंटली फ्लोज टू द वेंट्रिकल, एकदम करेक्ट है। आपके जो एट्रिया है उसमें पूरी बॉडी का ब्लड आता है और वो ब्लड वेंट्रिकल्स में फ्लो होता है, ये मान्य है। पहले एट्रिया में आता है, एट्रिया से बॉडी में जाता है। तो पहला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। स्टेटमेंट 2,
एक्शन पोटेंशियल मतलब इंपल्स जनरेटेड एट एसए नोड साइनोएट्रियल नोड पासेस फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल, ये भी करेक्ट है कि जो एक्शन पोटेंशियल जो इंपल्स बनता है एसए नोड पे, तो एसए नोड एट्रिया में होता है। अब जो इंपल्स बना वो नीचे वेंट्रिकल्स में भी जाएगा थ्रू द एवी नोड, एवी बंडल, पर्किंजे फाइबर, अभी अपन ने बनाया था ना कंडक्टिंग सिस्टम, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अब ऑप्शन क्या पढ़ते हैं बेटा, एक्शन मेंशन इन स्टेटमेंट 1 इज डिपेंड ऑन द एक्शन मेंशन इन स्टेटमेंट 2। मैं पहले बता दूं ये दोनों एक दूसरे पे बिल्कुल डिपेंड नहीं है। इंपल्स का बनना और ब्लड का आना ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है। हाँ, दोनों एक साथ हो रहा है, ब्लड आ रहा है और इस समय इंपल्स बन रहा है, ब्लड नीचे जा रहा है उसी समय इंपल्स भी नीचे जा रहा है, लेकिन ये दोनों इंडिपेंडेंट एक्टिविटी, दोनों भी कैसी एक्टिविटी बच्चों, इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है। तो पहला तो नहीं आएगा, डिपेंडेंसी है ही नहीं, दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे पे डिपेंडेंट, सेकंड ऑप्शन भी नहीं आएगा। एक्शन मेंशन इन स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ये बोल सकते हैं। एक्शन मेंशन इन स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर सिंक्रोनस। अब देखो ये दो क्वेश्चन में, दो ऑप्शन में टाइप हो गए। मैं बोल रहा हूं कि दोनों स्टेटमेंट इंडिपेंडेंट है, मान्य है, लेकिन दोनों साथ में हो रहा है ना, तो दोनों साथ में हो रहा है तो आंसर क्या आ जाएगा, सिंक्रोनस। दोनों साथ में हो रहा है तो दोनों का क्या हो जाएगा बेटा, सिंक्रोनस। अगर दोनों डिपेंड होते कोई ना कोई तो ए या बी में से आंसर आता, तो मैंने पहले बोल दिया इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट बोलने के बाद क्या हो जाता है कि फिर थर्ड ऑप्शन पे ध्यान जाता है। लेकिन एक अच्छी आदत होती है अच्छे स्टूडेंट की कि चारों ऑप्शन पढ़ा। जब मैंने चौथा ऑप्शन पढ़ा मुझे पता चला कि दोनों एक्टिविटी साइमल्टेनियसली चल रही है, ब्लड का जाना और इंपल्स का भी जाना, तो सिंक्रोनस एक्टिविटी है, साइमल्टेनियस हो रही है, तो दैट्स व्हाई आंसर विल बी 4। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, टफ बोले तो ऑप्शंस नजदीक नजदीक थे, लेकिन बेटा नीट एग्जाम वही तो होती है। बायोलॉजी में 90 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन में से 80 क्वेश्चन आसान होते हैं, लेकिन 10 क्वेश्चन ट्रिकी कैसे होते हैं कि दो ऑप्शन नजदीक के लगने लगते हैं, कि दोनों ऑप्शन सही लगने लगते, या तो फिर चारों ऑप्शन गलत लगने लगते। बेटा जिस दिन तुम दो सही में से ज्यादा सही, ध्यान से सुनेंगे बच्चों, दो सही में से ज्यादा सही और दो गलत में से कम गलत ढूंढना सीख लोगे, तब आपकी नीट क्रैक हो जाएगी। तो मैंने क्या कहा, दो सही ऑप्शन में से ज्यादा सही क्या है और दो गलत ऑप्शन में से कम गलत कौन सा है। जिस दिन ये आप सीख लोगे नीट क्रैक हो जाएगी। और इसको सीखने के लिए आपको एकदम कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, डिटेल नॉलेज रहना जरूरी है। मैं मेरे तरफ से जितना आपको ज्ञान दे सकता हूं मैं बिल्कुल दूंगा बच्चों, मैं हमेशा आपके साथ हूं। चलिए आज का वैसे हमने टारगेट कंप्लीट कर लिया, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन यहां पे खत्म हो चुका है। बहुत जल्द मिलेंगे बेटा ऐसी इसको कंटिन्यू करते हुए अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बच्चों स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू, टाटा, टेक केयर।